बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के नगर में एक गुणनिधि नाम का युवक रहता था। यह बहुत वर्षों पहले ही अनाथ हो चुका था। इसके माता पिता के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसका बचपन गांव के लोगों की दया पर ही चला। जो उसे खाने को मिलता वह खा लेता, जो उसे जैसा जो कहता वैसा वो मान लेता, और इस कारण से वह शुरू से ही बहुत ही साहसी और विवेकी था। जब वो बड़ा हुआ तो वो मेहनत मजदूरी करके बहुत ही जल्दी आत्मनिर्भर बन गया। जिस गांव में वो रहता था उन दिनों उस गांव में एक बाघ का बड़ा आतंक फैला हुआ था। वह बाघ चाहे कोई पशु मिलता, कोई पक्षी मिलता या कोई इंसान ही क्यों न मिल जाता, वह उसे अपने साथ जंगल में घसीटता ले जाता और फिर चट कर जाता। इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि दिन में भी लोगों को घर से बाहर निकलने में बड़ा डर लगता था। एक बार दोपहर को गुणनिधि एक पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। जब गुणनिधि ने आसपास देखा तो देखा कि एक लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए पेड़ के पास से गुजर रही है और उसके पीछे पीछे वह खूंखार बाघ दौड़ा चल रहा है। बाघ को देखते ही बिना घबराए गुणनिधि वहां से उतरा और तुरंत बाघ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने न इधर देखा न उधर और सीधे बाघ के ऊपर उस कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बाघ को इस हमले का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए एक बार को तो वो पीछे हुआ, लेकिन फिर वह भी गुणनिधि के ऊपर टूट पड़ा। इस प्रकार दोनों में कुछ मिनटों का युद्ध हुआ और फाइनली गुणनिधि ने उस बाघ के सर पर जोर से कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसे धराशायी कर दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो गुणनिधि की बड़ी वाहवाही हो गई। सब गुणनिधि का सम्मान करने लगे। जैसे ही यह खबर वहां के राजा रूपसेन को मिली तो राजा ने गुणनिधि को वहां सम्मान पूर्वक बुलाकर उसे सैनिक के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ ही समय बाद पड़ोस के राजा जीतकेतु ने राजा रूपसेन के ऊपर हमला बोल दिया और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध में गुणनिधि ने भी भाग लिया। उस युद्ध के बीच में एक ऐसा भी अवसर आया जब शत्रुकुल से एक भाला उड़ता हुआ आया और राजा रूपसेन के घोड़े पर जाकर बिंध गया। भाला लगते ही राजा का घोड़ा गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाकर राजा जीतकेतु राजा रूपसेन का सर काटने ही वाला था कि गुणनिधि वहां राजा जीतकेतु के ऊपर बिजली की तरह टूट पड़ा और अपनी तलवार की नोक उसके गले पर रखते हुए बोला कि बोलो, तुम्हें अपनी हार स्वीकार है या अभी तुम्हारा गला काट दूं। इस प्रकार उस युद्ध का विराम हुआ और राजा रूपसेन की जीत हुई, क्योंकि गुणनिधि ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए राजा रूपसेन को बचा लिया था और तो और उसने पूरे युद्ध को विराम देने में इतना बड़ा सहयोग दिया था। इस कारण से राजा रूपसेन गुणनिधि को अमूल्य भेंट देना चाहते थे, लेकिन गुणनिधि ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं सैनिक हूँ, ये मेरा कर्तव्य था। इसी प्रकार एक वर्ष निकल गया। इसके बाद एक साल तक राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिस कारण से पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। भयंकर अकाल के लक्षण दिखने लगे थे। राजा बड़े परेशान थे। उस राज्य के एक ज्योतिषी ने राजा को आकर ये बताया कि हमारे राज्य में एक काली माता का मंदिर है। उस मंदिर के एक शिला पर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई अपनी बलि देने के लिए मान जाए और देवी माँ के सामने कोई मन्नत रखे तो देवी माँ उसकी मन्नत अवश्य पूरी कर देती हैं। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जो इंसान अपनी बलि देने जा रहा है उसके मन में कोई भय या संदेह नहीं होना चाहिए। जब ज्योतिषी राजा को ये सारी बातें बता रहे थे तो गुणनिधि ने ये सारी बातें सुन ली। गुणनिधि ने राजा से कहा कि मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत कीजिए, यह कार्य पूरा हो जाएगा। इतना कहकर गुणनिधि वहां से चला गया और सीधे वहां से मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उसने देवी माँ के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की और फिर उनसे ये बात कही कि मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरी यह मन्नत को पूरा कर दीजिए कि इस पूरे नगर में जो भी अकाल पड़ा हुआ है आप उसको खत्म कर दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन इस धरती पर जो अकाल है उसकी छाया भी यहाँ पर कभी वापस न आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इतना कहकर ज्यों ही गुणनिधि अपने आप की बलि देने ही वाला था कि तुरंत देवी माँ ने वहाँ आकाशवाणी करके कहा कि नहीं गुणनिधि, ऐसा तो साहस मत करना, तुम इतने बड़े महान त्यागी हो, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगी। इतना कहने के बाद जब आकाशवाणी शांत हुई तो देवी माँ के मंदिर में जो त्रिशूल था वह वहाँ से उड़कर और आकाश की ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह गायब हो गया और उसी समय बादल फटे और मूसलाधार वर्षा होने लगी और गुणनिधि अपने राजधानी को लौट आया। राजा गुणनिधि
को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणनिधि ने जो जो जैसा हुआ था वह सब कुछ राजा को बता दिया। राजा वह सब सुनकर और भी प्रसन्न हो गए। राजा गुणनिधि से इतना ज्यादा प्रसन्न था कि वह अपने ही राज्य के एक प्रांत में गुणनिधि को सामंत बनाना चाहते थे, लेकिन गुणनिधि ने पिछली बार की तरह इस बार भी अस्वीकार कर दिया। राजा ने रानी को यह सारा वृत्तांत बताया। तब रानी ने यह सुझाव दिया कि उनकी एक बहुत ही खास सहेली जो है उसका विवाह गुणनिधि के साथ कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ और इस प्रकार 3 साल और बीत गए। अब गुणनिधि का भरा पूरा परिवार था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। समय बीतता गया और एक बार राज्य पर फिर एक संकट आ गया। राज्य के सीमावर्ती जो जंगल थे वहाँ पर एक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पहले तो कोई उत्पात नहीं मचाया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही वह आने जाने वाले लोगों को पकड़कर अपना भोजन बनाने लगा था और इस कारण से राजा बहुत ही चिंतित थे। राजा को यह बात पता थी कि वह राक्षस इतना शक्तिशाली है कि वह बड़े बड़े हाथियों को भी चुटकियों में फेंक सकता था। जब राजा ने यह बात दरबार में बताई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा ने कहा, यूं तो मैं चाहूँ तो एक सेना की टुकड़ी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि राक्षस इतना शक्तिशाली है कि जो भी सैनिकों को मैं भेजूंगा वे सभी मारे जाएंगे, इसलिए इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके बदले मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं एक दूत को भेजूं जो राक्षस तक मेरा ये संदेश पहुँचा सके कि वह आते जाते लोगों को परेशान करना और डराना बंद करते और उसके बदले में मैं स्वयं ही उसे हर दिन जो जैसा पकवान वो चाहेगा वैसा उसको भेज दिया करूंगा। लेकिन एक समस्या है, जो भी राजा का दूत बनकर उस राक्षस के पास जाएगा हो सकता है कि राक्षस उसका भी भक्षण कर जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से स्वयं ही कोई इस काम के लिए आगे आए। राजा की सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें गुणनिधि की ओर चली गईं। राजा ने स्थिति को समझ लिया तो राजा ने गुणनिधि से कहा कि तुमने अनेकों साहसिक कार्य किए हैं और अपनी वीरता की धाक जमाई है। अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तुम कभी नहीं चुके हो। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी तुम आगे आओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई भी बहादुर नहीं है। कहो तुम्हारा क्या विचार है। राजा की बात सुनकर गुणनिधि कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन फिर वह बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं राक्षस के पास आपका दूध बनकर नहीं जा पाऊंगा। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि गुणनिधि तो बड़ा ही बहादुर था। युद्ध कला में निपुण न होने के बावजूद भी उसने युद्ध में राजा रूपसेन की जान बचाने के लिए राजा जीतकेतु के गर्दन पर तलवार रख दी थी और फिर पूरे राज्य को अकाल से बचाने के लिए भी वह अपने प्राणों की बलिदानी देने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ गया था। वह इतना ही साहसी वीर था तो फिर अचानक से इस राक्षस के मामले में कायर कैसे बन गया। क्या गुणनिधि का डिसीजन अविवेकपूर्ण नहीं है? आप मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए, वरना आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बेताल, आदमी के मन को उसकी परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। जब तक एक आदमी अविवाहित होता है तब तक उसके पास कोई दायित्व नहीं होते, दायित्वों का कोई बोझ नहीं होता। अविवाहित व्यक्ति की स्थिति कुछ और होती है और विवाहित व्यक्ति की कुछ और। विवाह के बाद व्यक्ति को न केवल अपना बल्कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। जब तक गुणनिधि अविवाहित था उसने हर आपदा से जमकर टक्कर ली, किंतु क्योंकि उसका विवाह हो चुका था इसलिए उसने राक्षस के पास जाने से मना कर दिया। इसलिए इसमें असमंजस वाली कोई भी बात नहीं है और गुणनिधि का जो निर्णय था वह अविवेकपूर्ण नहीं था। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और क्योंकि राजा ने अपना मौन तोड़ा था इस कारण से वह वहां से उड़कर दोबारा अपने पेड़ के पास जाकर लटक गया।